एक लिस्ट आप बार बार देखते होंगे जो सजाती है योगी जी के, उनकी लिस्ट कितनी लंबी आती है, कितने मुकदमों की लिस्ट आती है। क्या उस पर कभी योगी जी ने विचार किया? कहीं ना कहीं भाजपा की जो हार हुई है 2024 में, हाँ सरकार जरूर उन्होंने बना ली है, लेकिन अयोध्या हारने के बाद जिस तरह से बैकफुट पे आए हैं, मंदिर बनने के 1 साल के अंदर इस प्रकार आप हाथरस को लेकर के आपने एक बड़ा माहौल बनाया था, क्या ऐसा डर है कि मुसलमान है कि उनके नहीं जाएंगे, वो आपका वोट बैंक खसक सकता है? आपको क्लियर बता दो, बेटी चाहे वो हाथरस की रही वो भी हमारे परिवार की है, चाहे वो अयोध्या की बेटी रही वो भी हमारे परिवार की। कि इस समय समाजवादी पार्टी में पावर में कौन है, अखिलेश जी या डिम्पल जी? अखिलेश चाचा और भतीजे में अच्छा नेतृत्व करता कौन है, शिवपाल जी अखिलेश? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो टॉक विद शिव में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल नेता हमारे साथ जुड़े हैं और आपको बता दें कि अक्सर समाजवादी पार्टी को लेकर के ये भ्रांतियां होती हैं कि वहां पर कम पढ़े लिखे लोग या इंटेलेक्चुअल या कॉर्पोरेट के लोग नहीं होते हैं। इस मिथ को तोड़ा है हमारे साथ हमारे मेहमान जो आए हैं अभिषेक मिश्रा जी। आपको बता दें कि अभिषेक मिश्रा जी MBA मार्केटिंग एंड सेल्स से हैं। आपने बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनियों में समय दिया है और इसके साथ साथ अब पूरी तरह से आप राजनीति में रमे हुए हैं। आप समाजवादी पार्टी के लोहिया मानी के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं और वर्तमान में आपको बता दें कि आप श्रावस्ती लोकसभा से टिकट के दावेदार थे और एक बड़े नेता के रूप में उभरे। आप में से सभी ने सुना कि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला वह था अयोध्या की जीत। उस अयोध्या की जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा है अभिषेक मिश्रा जी का। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी, इस पूरे 2024 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में एक अलग सा जोश दिखाई पड़ रहा है और वो भी क्यों ना, क्योंकि आपने एक बड़ी मार्जिन से चुनाव जीता है और नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया। तो इस चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि जो आने वाले उपचुनाव हैं और इसके बाद विधानसभा के चुनाव है उसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको 2024 का यहाँ पे संबंध दिया है, उसमें बताऊं एक जो बीजेपी वाले सोच रहे थे कि एक अश्वमेध गेट का घोड़ा उन्होंने छोड़ रखा है, अश्वमेध गेट का घोड़ा फिर से उत्तर प्रदेश में रोका गया, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी द्वारा। जिस तरह की नीतियां वो लेके चल रहे थे जिससे जनता के कोई फायदा नहीं हो रहा था, जनता को लगातार लग रहा था कहीं ना कहीं जनता अपेक्षित हो रही थी, इनकी नेताओं की चाहती थी, उसको रोकने के लिए जो PDA का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया वो सफल रहा और इनके रथ को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगाम लगाई। हम लोग 37 पाए कांग्रेस के साथ 44 सीटों पे इनको हार का मुंह देखना पड़ा। इस विजन को आगे ले चलते हुए अगर हम 2027 की बात करें तो बड़े पैमाने पर तैयारी है हमारे यहाँ। आज से ही हर सीटों के हिसाब से आकलन चालू है और निश्चित आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार हम देखेंगे। अच्छा, जो आने वाला उपचुनाव है उसमें जिस प्रकार आपके नेता PDA और उसके बाद में PDA की चर्चा करते हुए जिस बार मंगेश यादव के साथ खड़े हो रहे हैं, क्या उससे समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होती है कि जैसे वो अपराधियों के साथ खड़ा होना, PDA के आधार पे जात की बात करना तो समझ में आता है, जातीय गणना भी समझ में आता है, लेकिन किसी अपराधी के साथ जात को जोड़ करके हंगामा करना, क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी का ये चाल कामयाब होगी या ये माना जाए कि ये 2027 की प्रिपरेशन इससे अच्छी होगी? देखिए, हम आपको बहुत क्लियर बताएं, हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलेंगे। एक आपको विवाद देवरिया का भी याद होगा जहां दुबे वर्सेस यादव के बीच में झगड़ा हुआ था, 2 परिवारों जी जी जी। आप उसमें जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यादव परिवार से भी मिले थे और दुबे परिवार से भी मिलने की कोशिश की थी। प्रशासनिक कारणों से या बीजेपी के लोगों ने ऐसी लॉबिंग की कि दुबे परिवार ना मिल पाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों परिवारों से मिलने गए थे। अब आए मंगेश यादव जी की केस पर। मंगेश यादव आप क्रिमिनल कहें कुछ भी कहें, यहाँ हमारा सवाल उस पर नहीं था, हमारा इनकाउंटर के तरीके पर सवाल है। इनकाउंटर के तरीके नहीं, लेकिन बात ये है कि आप सिर्फ यादव पे ही क्यों रुक जाते हैं, मुस्लिम पे ही क्यों रुक जाते हैं? मेरी उसके आगे अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ है जी, उसको लेके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुखर हुए, उसकी चर्चा आपको करनी चाहिए। क्या वो ठाकुर नहीं है? ठाकुर की विवाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, तो आप जाति से ना बांधे। यहाँ एक बच्चा एक परिवार का है, मान लीजिए गलती किया, क्रिमिनल है, आप पकड़ के न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको करा, ठीक है, किन्हीं परिस्थितियों में उनका एनकाउंटर हुआ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगेश यादव पे चर्चा हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट्स देखें, वो अनुज सिंह पे भी उन्होंने लगातार ट्वीट किया और स्टैंड लिया। नहीं, आपके राष्ट्रीय नेता जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, उनके इस बयान के बाद एक बड़ा आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया और वो आरोप था कि माफियाओं के आगे घुटने टेकती थी सपा की सरकार। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये कहने की बातें हैं, क्या आज क्राइम्स कम हो गया? एक लिस्ट आप बार बार देखते होंगे जो सजाती हैं योगी जी के, उनकी लिस्ट कितनी लंबी आती है, कितने मुकदमों की लिस्ट आती है। क्या उस पर कभी योगी जी ने विचार किया? नहीं किया।
क्या उनको सजा हो रही नहीं हो रही। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, गोरखपुर में 2 क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन होता है। जो दूसरी जाति का था उसका क्रिमिनल की मर्डर हो जाता है, उसकी इनकाउंटर करके डेथ हो जाती है और एक को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो एक ही समय में 2 इनकाउंटर में इस तरह की अगर आप बायस्ड एक्शंस देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनके एक्शन की कार्यप्रणाली पे इनके और इनके एक्शन पे शक तो होता ही है। तो उस पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनके इनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाया तो मुझे नहीं लगता विपक्ष में रहते हुए उन्होंने अपना जो धर्म था वो निभाया है और बाकायदा अच्छे से आगे भी निभाते रहेंगे। अच्छा, इससे अभी उपचुनाव को लेकर के जिस प्रकार की जितनी मतलब एक तरह से दोनों में तीखे बातों के माध्यम से प्रहार हो रहे हैं, चाहे वो माननीय अखिलेश जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, तो दोनों लोगों ने जिस कटुतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया, इसको आप क्या मानते हैं? क्योंकि इतने तो कटु आप लोकसभा में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में भी इस प्रकार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर नहीं चल रहे थे जैसे अब हो रहा है। देखिए, आपको बताएं कहीं ना कहीं भाजपा की जो हार हुई है 2024 में, हाँ सरकार जरूर उन्होंने बना ली है, लेकिन अयोध्या हारने के बाद जिस तरह से बैकफुट पे आए हैं, मंदिर बनने के 1 साल के अंदर ही वो इलेक्शन हारे हैं। इस कारण से उनके मन में जो उनकी रियल कैरेक्टर था बीजेपी का वो निकल के अब सामने आ रहा है कि उनकी भाषा शैली नहीं है, उन्होंने मेकअप किया हुआ था, अब वो चेहरे के ऊपर से उतर रहा है। इस हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जो 44 सीटों पे उत्तर प्रदेश में हारे हैं। आप ये बताइए, बाई इलेक्शन लोकसभा बीते कितना समय हो गया, आज यहाँ पे बाई इलेक्शन हो जाने चाहिए था। एक भाजपा के अंदर डर है कि जिस परिस्थितियों में आज है 10 सीटों पे अगर इलेक्शन करा लिया तो आप इत्मीनान मानिए कि 10 की 10 सीटें सपा और अलायंस की सीट उसमें झोली में जा रही है। इस डर के कारण बाई इलेक्शन की डेट आज तक घोषित नहीं हुई। मजबूरीवश कहीं कहीं हमें कैंडिडेटों को कहना पड़ा कि तुम तैयारी करो, तुमको इलेक्शन लड़ना है। क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। अब इसी डर के कारण बीजेपी कैंडिडेट अपने कैंडिडेट तो छोड़िए, डेट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी का एक बड़ा बयान आया था अभी बीच में, क्योंकि वो तो बयान रोज ही आ रहे हैं, लेकिन एक बयान था मठ और मठाधीश की, माफिया और मठाधीश की उन्होंने तुलना कर दी थी। इसके बाद वो बैकफुट पर भी आया, उन्होंने माफी भी मांगी। तो क्या ऐसा बयान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शोभा देता था? कोई शोभा नहीं देता। देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में कहा था, किसी पर्टिकुलर के विषय में अगर ऐसी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा था, ये उनके अपने व्यक्तिगत अपने विचार थे, उन्होंने आपने बताया कि उन्होंने माफी मांगी है। जाहिर सी बात, अगर उनको कहीं लगा होगा गलत है तो उन्होंने उसके लिए एक्सक्यूज दिया होगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने कहा कि आप उपचुनाव की तैयारियां आपने तेजी से कर दी, लेकिन इस उपचुनाव की तैयारी में कहीं आपको लगता नहीं कि आपका जो सहयोगी दल कांग्रेस है उनमें आपस में भी समन्वय बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी 10 की 10 सीटों पर अपने प्रभारी तय कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और सीसामऊ की सीट की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जहां कांग्रेस पार्टी के किरोड़ी लाल शर्मा यानी केएल शर्मा जो जीत के गए हैं बेटी से, वो उसके प्रभारी थे, वो किसी और को प्रत्याशी घोषित कर रहे थे और उसके ठीक दूसरे दिन अखिलेश यादव जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसा क्यों है? ये मिस मैनेजमेंट क्यों है? आप अगर देखेंगे कई चीजें आप देखेंगे, जैसे पिछले आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, अंतिम समय तक ये चल रहा था कि अलायंस नहीं बनेगा, इंडिया अलायंस कह रहा था। मैं तो इंडिया अलायंस कहता हूँ, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, इंडिया कहने में मुझे शान फील होता है, मैं इंडिया अलायंस ही कहूंगा उसको। इन्होंने अंतिम समय तक अफवाह फैलाई बीजेपी वालों ने कि अलायंस टूट जाएगा, अलायंस टूट जाएगा। अलायंस जुड़ा तो उस दिन किया हर्ष होगा उनका, 44 हम जीते, वो 36 के नीचे आ गए, अलायंस लेके 36 पे है। उनका केवल एक भय है, ऐसा कुछ नहीं है 10 सीटों में। आज कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, आज भय के कारण बीजेपी अपने इलेक्शंस को घोषित नहीं करना चाह रही है, भय तो उनके अंदर दिख रहा है। नहीं, ऐसे अभी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मैं 5 सीटों पे लड़ूंगी, मैं चुनाव लड़ेंगे। तो और आपका जो पैरामीटर्स है यानी कि समाजवादी पार्टी का, उसका कहना है कि भाई 5 पे तो वो जीते ही ऑलरेडी, अब बची 5 सीटें। तो वो कह रहे हैं हम 10 की 10 लड़ेंगे, फिर कह रहे हैं हम 5 लड़ेंगे। तो इस पे मतलब क्या मंतव्य बन रहा है आप लोगों का? ये कहीं कुछ नहीं है, ये ऊपर सतही तौर पे दिखने वाली चीजें हैं जो लोग हवा में दिखती हैं कि नहीं 5 पे वो मांग रहा है, 6 पे ये मांग रहा है। ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा डिस्कशन ही नहीं हुआ। जब बाई इलेक्शन ही घोषित हुए तो ना सूत ना कपास जुलाहे के लट्ठे में लट्ठा, किस चीज का लड़ा? अच्छा, 2-4 चीजें हैं, जब विपक्ष मतलब सत्ता पक्ष के लोग आप पे आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई क्या होगी वो तो ट्रायल के बाद पता लगेगा। लेकिन कुछ मामलों में क्या आपको लगता है सपा फंसती हुई दिखाई पड़ी? जैसे मोइन खान का मामला हो या नायब सिंह यादव का मामला हो कन्नौज का, तो ये सब मामलों पर जिस प्रकार सपा अध्यक्ष डिफेंड कर रहे थे उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा है, चाहे मोइन खान जी का मैटर हो चाहे नवाब सिंह जी का मैटर हो, विजन बिल्कुल क्लियर था। जो अब हमारे साथ नहीं है उसके बारे में हम कोई राय नहीं देंगे, वो आज किसके साथ है वो सबको पता है। नहीं तो मोइन खान में तो एक दलित बेटी के साथ रेप हुआ, समझिए आप। और नायब सिंह में जी का क्या स्टैंड आया? उनका डीएनए चेक है, तो डीएनए का मतलब क्या हुआ? कानूनी प्रक्रिया पूरी करिए भाई। एक
बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उनका कहना है कानूनी प्रक्रिया पूरी करिए, मतलब कि नहीं, जितने मुखर वो हाथरस पे थे उतने मुखर वो मोइन खान पे नहीं हुए। और दूसरी चीज में एक चीज जिसमें और जोड़ूंगा कि अभी आशियाना 24 सितंबर 2024 में आशियाना में एक घटना घटी, ठीक है। उस घटना में 2 मुस्लिम युवक थे जिन्होंने कक्षा 5 में पढ़ने वाली बेटी के साथ रेप किया। आप ना तो मोइन खान के मामले में मुखर हुए आपके अध्यक्ष, ना ही आपके नायब सिंह को लेकर के कोई ठीक ठाक जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, वो तो ठीक है उनकी पार्टी के नहीं, अच्छी कोई बात हो तो उनका अपना पक्ष था। लेकिन जिस प्रकार आप हाथरस को लेकर के आपने एक बड़ा माहौल बनाया था, क्या ऐसा डर है कि मुसलमान एक्यूज है इसलिए नहीं जाएंगे? नहीं, आपको बहुत वो आपका वोट बैंक खसक सकता है। आपको क्लियर बता दूं, बेटी चाहे वो हाथरस की रही हो वो भी हमारे परिवार की है, चाहे वो अयोध्या की बेटी रही हो वो भी हमारे परिवार की है। मोइन खान के केस में उन्होंने साफ कहा कि कानूनी तौर पर प्रक्रिया होनी चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया उसको फॉलो करना चाहिए। ये कोई गलत स्टेटमेंट तो है नहीं। आप जो भी एक चर्चा कर रहे थे कि पुराने केस की, जो यहाँ का लखनऊ का केस था, उसमें उन्होंने ये तो कहा नहीं कि नहीं इनको कस्टोडियन में मत लीजिए, इनके खिलाफ एक्शन मत लीजिए। एक्शन ले रही है गवर्नमेंट, ले रही है अपना एक्शन, अपना काम कर रही है। उसमें जो गलत लगेगा भाई, इस एक्शन में कुछ गलत नहीं लग रहा, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा कि हाथरस का जब कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा, हाथरस के कांड का प्रोटेस्ट लगभग 1.5 से 2 महीने चला। समझिए आप, वहां एक दलित बेटी थी, स्वाभाविक है होना भी चाहिए, विपक्ष का पूरी तरह से नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो बोले, दलित बेटी का बात करें। लेकिन जब दलित बेटी की बात वो हाथरस में तो करते हैं, लेकिन वो आशियाना में नहीं करते हैं, वो अयोध्या में नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है? और उतने प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते? आशियाना कांड में कहीं कुछ ऐसा है कि पुराना केस था, आज उस पर डिसीजन आया है, उस पर उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नहीं इनको डिफेंड तो नहीं किया, दोनों मुस्लिम लड़कों को उन्होंने कोई डिफेंड तो इनको नहीं किया, नहीं साहब इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए या इनको बरी कर दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसको निगेटिव स्टेटमेंट कहाँ ले सकते हैं? अभी कोई स्टेटमेंट आए तब उसके बाद आप कहिए नहीं साहब उनका बचाव कर रहे हैं, तब ठीक है। विपक्ष का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है कि मुस्लिम नाम आते ही आप दलितों के ऊपर जाते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष तो हम ही है। और सत्ता पक्ष का जो है वो ये कहना है कि जैसे मुस्लिम नाम आता है तो आप वहां से किनारे हो जाएंगे। ये गलत कहना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का अयोध्या के केस में साफ ये स्टैंड था कि कानून को अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बताइए बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ हुआ, इस पर कंडेम किया, उन्होंने नहीं किया। उनका साफ कहना है कि कानूनी प्रक्रिया, अगर उन्होंने एक डीएनए का नाम लिया तो वो भी एक प्रक्रिया का पार्ट है, इसके आगे साहब डीएनए जांच भी करा लो, अगर एक्यूज्ड है तो जो एक्शन है वो बिल्कुल सही है। लेकिन बिना एक्यूज्ड हुए आप एक्शन ले लो तो वो उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया कि साहब आपको बुलडोजर चलाना है तो आप हमसे पहले पूछ लो, तो आप बुलडोजर तो पहले चला देते हो। एक्यूज हुआ नहीं हुआ ठीक है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये कहना जो कानून बनाया गया, जो जजेस की भर्ती हुई है, जो जज बैठे हुए उनको भी कुछ काम करने दो। उनके क्षेत्र में जाके आप दखल करते हो, सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कहना पड़ रहा है कि यार आप मेरे क्षेत्र में मत आओ, मैं जब कहूंगा तो बुलडोजर चलाना, आप हर घर पे बुलडोजर चलाने के लिए तैयार बैठे हो। बड़ी आपके भी मित्र रहे कभी वो, मतलब समाजवादी पार्टी के भी, आजकल वो सत्ता पक्ष के खेमे में बैठे हुए हैं, मिस्टर ओम प्रकाश राजभर जो कि मिनिस्टर है। उन्होंने भी एक बयान दिया हाल ही में, जब वो रामपुर में गए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने किनारे लगा दिया आजम खां को। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बिहार के नहीं यूपी के पलटू चाचा है जी। ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोग पलटू चाचा ही कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो सेकंड में पलटते हैं और शायद सेकंड भी ज्यादा लग जाए, वो कब पलट जाए किसी को भरोसा नहीं है। तो वो जहां रहे कब पलट जाए कुछ नहीं है। उनके कहे को आप कहीं कहीं कोई रिटर्न स्टेटमेंट या स्टेटमेंट मत मानिए, उनके जो जबान पे आ गया वो कह देते, वो सोचते नहीं है। वो लीडर नॉट ए सिंसियर पर्सन है, हम लोग उनको सिंसियरिटी के साथ नहीं लेते। अच्छा छोटा सा केस सुनिए, उन्होंने एक छोटे से लड़के नवरत्न से शर्त लगा ली कि तुम जीतोगे नहीं, हम तुम्हें जीत गए तो मोबाइल देंगे, उसको आज तक मोबाइल नहीं दिया। तो उस लीडर को हम सीरियसली नहीं लेते। वो कब क्या कह दे, होता क्या है ना, देखिए आपको शिव जी बहुत क्लियर बताऊं कि आप मेरे ऊपर कोई आक्षेप लगा दो, काम मेरा बढ़ता है, मुझे सफाई देनी है, लेकिन वो ऐसे है ही नहीं लीडर जिनके कहने पर मुझे सफाई देनी पड़े, क्योंकि कोई जनता भी उनको सीरियसली नहीं लेती। अब आप कहोगे कि उनके 6 विधायक जीत जाते हैं, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो जीत गए। आज मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि अगर अलायंस से हट जाए और एक विधायक जिता के बता दे, अपने बेटे को तो नहीं जिता पाए, यही अगर ताकत थी तो बीजेपी के साथ थे, अपने बेटे अरुण को क्यों नहीं जिता पाए, जिता लिए होते। लेकिन हाँ, गारंटी करता हूँ कि अगर वो आज ईमानदारी से सपा के साथ रहे होते तो आज उनका बेटा अरुण सांसद होता और हम 37 की बजाय 38 पे। अच्छा, क्या समाजवादी पार्टी की बहू हैं अपर्णा यादव जी, मतलब समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि वो उस परिवार की बहू है, तो समाजवादी पार्टी एक तरह से उनकी अपनी पार्टी है, घर है उनका अपना।
और वो बहुत उम्मीदों के साथ 2022 के चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी। अभी हाल ही में उनकी नाराजगी भी मानी गई। तो क्या अखिलेश जी एक तरफ, और अखिलेश जी के खिलाफ कभी वो बोली नहीं, ना ही वो डिम्पल जी के खिलाफ कभी बोली, तो क्या ऐसा माना जाए कि भविष्य में आप लोग कुनबे को फिर जोड़ सकते हैं? क्योंकि जब आपने चाचा को जोड़ लिया तो अपर्णा को भी। आपकी बात की शुरुआत पे चलता हूँ। परिवार से वो बीजेपी में गई। बीजेपी का फिलॉसफी यही है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। इनके यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे हाई प्रोफाइल लीडर को लेते हैं, 6 महीने तक उस आदमी का कोई पता नहीं चलता है। अंत में वो डिपार्टमेंट देते हैं जिसमें एक भी विमान उनका नहीं है, उड्डयन मंत्रालय। वो रोबोट के साथ बेचारे फोटो ना खिंचावे तो उनकी फोटो ना हो। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये मैन फॉर पॉलिटिक्स है। इनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता के सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए वो किसी को भी यूज करें। हाँ, रही बात इसकी, ये पारिवारिक मैटर है, किसी भी दिन बैठ के सॉल्व आउट हो सकता है। हमारे यहाँ से चाचा थे, चाचा की कुछ नाराजगी थी, अलग है, आज परिवार के साथ है, पार्टी के साथ है। उन्होंने खुले तौर पे कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पार्टी चाहिए, मैं समाजवादी हूँ और रहूंगा, अखिलेश का चाचा हूँ और रहूंगा। इसी तरह ये परिवार की बहू है और आज एक घटनाक्रम घटा है। वो घटनाक्रम ये है कि अमिताभ ठाकुर जो पूर्व IPS रहे, कभी वो माननीय मुलायम सिंह जी के लिए भी कुछ बातें बोलते रहे, तो उन्होंने आज एक सुबह एक ट्वीट उनका आया, उसके बाद पूरा हंगामा शुरू हो गया राजनीतिक गलियारों में। उन्होंने जो पूर्व अपने यहाँ के IAS ऑफिसर रहे हैं मिस्टर अवनीश अवस्थी जी, जो कि योगी सरकार के बड़े पावरफुल IAS में रहे हैं, तो उनको उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके भीमताल और हल्द्वानी में जो उनके घर बने हैं वहाँ से कुछ पैसे चोरी हुए, जिसकी मतलब करोड़ों में उनको बता रहे हैं। तो ऐसे में उस आरोप को आप कहां तक ठीक मानते हैं, और उसको जांच की बात कर रहे हैं? पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि पेपर में भी हिम्मत नहीं की लिखने की। आपने नाम लिया, ये एक अच्छी चीज है। वहां नौकरशाह लिख के आ रहा है पेपर में जी, नाम नहीं लिखना चाह रहे। ये अमिताभ ठाकुर जी एक खोजी आदमी है। उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा, कुछ जाना होगा, उन्होंने ये चीज कही है। ये तो सरकार का काम है, जांच करें। जब चोरी छुपे ये जांच हो रही है कि पैसे किसने चुराए, तो ये भी तो जांच कर लो भाई, किसके पास आए कहां से। नहीं, इसमें एक बड़ा प्रश्न मतलब मैं पूछना चाहता हूं अपने चैनल की तरफ से कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी किया था कि 30 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पे अगर सबने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी, और DDA कहा गया। और ये शायद मेरे ख्याल से 3-4 सालों से ऐसा बोलते रहते हैं, और वो संपत्ति आती है तो इनको तो पता होगा ना कितनी किसकी संपत्ति है। और इस मामले के बाद भी समाजवादी पार्टी बहुत आक्रामक क्यों नहीं है? देखिए, ऐसा अभी ये जो आपने कहा ना कि अवनीश अवस्थी जी की है, हाँ, ये आपने कह दिया, मैंने भी सुना जी। आप पेपर के माध्यम से देखेंगे तो नौकरशाह लिख के आ रहा है, तो उसके कोठी से चोरी हुई है, 60 करोड़ की हुई है कि 65 करोड़ की हुई, 70 करोड़, मतलब तो अनुमान लगाया जा रहा है। रही बात इसकी कि इस मुद्दे को मुखर होने पे जनता सब जानती है। हम बोले ना बोले, आप बोले ना बोले, जनता सब जानती है। जो अभी आप कह रहे थे ना, इन्होंने शायद 20 या 25% लोगों की सैलरी भी रोक दी है, मतलब उसके बाद भी स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे जी। और सीनियर IAS ने दे दिए। क्या सारे सीनियर IAS की जांच कराएंगे? केवल स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे नाम से एक मकान नहीं है, तो क्या सबकी जांच हो रही है? नहीं हो रही है। जांच कराए तो पता चले। पिछली 7 साल से ये गवर्नमेंट है, 7 साल से कहते हैं साफ गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आप यहाँ से लेके पत्रकारपुरम तक चले जाइए, देखिए गड्ढा मुक्त है कि नहीं। आज तो मैं यहाँ से खलीलाबाद से होके आया हूँ। एक्सप्रेसवे का जो हाल कर दिया, अरे वो छोड़िए, आगरा एक्सप्रेसवे जो कि एक नजीर हुआ करता था कि आप चाय लेके आधा कप बैठ जाओ, यहाँ से आगरा तक छलकेगी नहीं, उस पे गड्ढे कर दिए। भाई साहब, लोगों ने मेंटेन नहीं कर पा रहे, बनाने की तो बात छोड़ दी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आप छोड़िए, अयोध्या जिसको धर्म नगरी इन्होंने बनाया, वहां कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो इनसे विकास की बात, इनसे ईमानदारी की बात करना ही बेईमानी है। इनके निष्ठा में ही नहीं है बीजेपी की। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न है कि अखिलेश यादव जी ने जब से कमान संभाली 2012 से, जब से इनके पिता ने और पूरी पार्टी ने मिल करके इनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने 2016 के करीब में, तो उनके आने के बाद क्या पूरा ड्रामेटिक चेंज आया, चूंकि बहुत बड़ी विक्ट्री दिलाई है अखिलेश यादव जी ने और अपने पिता से आगे निकले हैं। अगर शायद मुलायम सिंह जी जीवित होते तो बहुत प्रसन्न होते। हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, तो ऐसे में तो वो खुश होते ही होते, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सवाल अच्छे समय पे किया, पितृपक्ष में किया है जी। तो मेरे ख्याल से पितृपक्ष में जहाँ पे भी माननीय मुलायम सिंह जी की आत्मा होगी, वहाँ वो संतुष्ट होगी कि बेटे ने काम किया। लेकिन फिर मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा कि बीजेपी वाले उतने ही दुखी होंगे। तो ये जो अभी परिवर्तन जो आया है, मतलब 37 सीटें आप जीत करके आए, एक बार
17 में आप फेल हुए गठबंधन करके, कांग्रेस और इनका, फिर मायावती का गठबंधन आपका वो 19 में हुआ। उसके बाद ये लग रहा था कि अब रिवाइवल नहीं होगा समाजवादी पार्टी का। लेकिन आप ये एक बात कही जाती है, समाज में बातें होती हैं लोगों के बीच में, कि अखिलेश यादव जी ने जो उनकी एक छवि थी, जैसे आप MBA करके आज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति में सक्रिय हैं, ऐसे बहुत से योग्य लोग अब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या एक नए कल्चर में लेके समाजवादी पार्टी आ रहे हैं, अच्छे लोग, बड़े लोग, अच्छे ओरेटर लेकर के आ रहे हैं, और जो उनके साथ एक छवि थी दबंगों की, ऐसे लोगों को भी किनारे किया जा रहा है? क्या ऐसा लगता है आपको? ये तो पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की छवि थी कि मतलब उनकी विचारधारा थी, छवि ना कहें विचारधारा कहें, कि हमने क्रिमिनल से दूरी बना के रखनी है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो किसी को दबा के आगे बढ़े। फ्रीलांसर टाइप के लोग चाहिए जो अपनी विचारधारा के साथ है, समाज की विचारधारा के साथ है, समाजवादी विचारधारा में हो और हमारे यहाँ काम करना चाहिए। उनको लेके आगे बढ़ने की थी। हम लोग भी जब राजनीति की शुरुआत करनी हुई तो जब सारे पार्टियों के बारे में देखा तो लगा नहीं समाजवादी में जाएंगे, क्योंकि इस पार्टी की सबसे अच्छाई जो मैं बता दूं, विचारों में माननीय लोहिया जी के विचार और इन सब के विचार बहुत अच्छे, मैं उसकी चर्चा आपके चैनल पर नहीं कर सकता। छोटी सी एक बात है कि अगर आप हमारे हैं तो आपके लिए हम लड़ेंगे। ये बात इस पार्टी के सिवा और किसी पार्टी में आपको देखने नहीं मिलेगी, और जो ये है जिस पार्टी को सबसे अलग करती है। एक सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव से पहले जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय अखिलेश यादव जी को बाकायदा उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया था। उन्होंने उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और उसके बाद कहा मैं बाद में दर्शन करूंगा। तो क्या करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आज वही अयोध्या जिसमें हमने जीत का परचम लहराया है, भाजपा की सरकार बनने पे अयोध्या की जीत आती है। हमारे अवधेश प्रसाद जी वहां से जीते, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पर भी कहा था, अवधेश का मतलब ये है कि अवध नरेश। तो अयोध्या नरेश मैं नहीं कहता, मैं अवधेश प्रसाद जी की जीत को अप्रिशिएट करता हूँ। और मंदिर ऐसा नहीं है बीजेपी ने बनाया, मंदिर सबके स्नेह से कोर्ट के निर्णय के बाद बना है। फिर वो मंदिर सबका है, वहां हम जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बात पूरी हो जाएगी, लेकिन उसमें ये बुलाए और हम जाए ऐसी कोई मजबूरी नहीं। उसकी बात हो जाना चाहिए। आपको लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। हाँ, जैसे ही क्या विधानसभा चुनाव की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? आप लोग बात समझिए, जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा हम वहां कदम नहीं रख पाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, आज मैं सवेरे नहीं मेरी बात सुनिए, अब मैं सवेरे से यहाँ से खलीलाबाद के लिए प्लान किया। मैं खलीलाबाद निकला, मुझे मन था कि मैं हनुमानगढ़ी जाके दर्शन करूंगा, लेकिन फॉर्चुनेट जब मुझे जाना हुआ तो जिस आदमी के साथ जाना था वो कहा कि भैया आज हम बीमार है, आप कल आइए। तो एक बहुत ही कड़वा प्रश्न है, उसका जवाब मैं चाहूंगा कि अभी आपने कहा ईश्वर जब चाहेंगे तो मंदिर में जाएंगे, ठीक है, ये कहा ना आपने। लेकिन मुख्तार अंसारी की जब मृत्यु हुई तो क्या ईश्वर ने आपको कहा था वहां जाना चाहिए? उसके लिए आपने समय निकाला? आप मुझे ये बताइए, क्या मुख्तार अंसारी भगवान है? नहीं, मैं ये नहीं कहता। हाँ, इंसान, मैं ये कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी के लिए समय निकाल सकते हैं आप, श्री राम जन्मभूमि के लिए निकाल सकते हैं। अभी की बात पे आ रहा हूँ। इंसान के ऊपर सुख दुख होते हैं, ईश्वर के ऊपर सुख दुख नहीं होते। ईश्वर सबके सुख दुख का निर्धारण करता है। मिला के ये माना जाए कि 27 तक आप इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वहां जाने से मुस्लिम क्यों नाराज होता है? क्या मुस्लिम मक्का मदीना नहीं जाता? हमारे यहाँ पार्टी में बहुत से मुस्लिम से जो मक्का मदीना जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो हम उनसे नाराज थोड़े होंगे ना, वो हमसे नाराज होते हैं। हम 75 अब ये बोला। अच्छा, मैं छोटा सा एक बात बताऊँ। उन कन्नौज में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भगवान शंकर का एक मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। क्या मुस्लिम नाराज हो जाएगा? नहीं। हमारे यहाँ जो समाजवादी पार्टी में जिसकी निष्ठा है या जो मुस्लिम भैया हैं वो अपने धर्म की फॉलो करते हैं, हम अपने धर्म का फॉलो करते हैं। कहीं इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं है। ये तो बीजेपी का बनाया एक प्रोपेगेंडा है कि साहब ये चले जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कहीं कोई प्लानिंग कहीं कुछ नहीं है। जिस दिन ईश्वर का बुलावा आएगा उस दिन जरूर जाएंगे। अच्छा, अभी पीडीए को लेकर के जब बात हो रही थी वो काफी माहौल गर्म था, और जब क्रॉस वोटिंग हुई लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए को लेकर, जिसमें राकेश सिंह, अभय सिंह और आपके यहाँ क्या नाम है मनोज पांडे, हाँ, उसमें वो प्रजापति भी थी, महाराजी देवी। पीडीए की नहीं थी सर, आप फिर से ध्यान दें, वो पीडीए के मुद्दे को लेके नहीं गए हैं। नहीं, सब अपने इंटरेस्ट में गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब पीडीए की बात आई तो उसमें पल्लवी पटेल ने एक बड़ा आरोप लगाया था आपके नेता पे कि बात पीडीए की होती है, टिकट वो अगलों को देते हैं, और दूसरी ऐसा क्यों? और अभी देखिए कि जो जब नेता विपक्ष बनाना हुआ तो शिवपाल जी को न बना करके उन्होंने माता प्रसाद पांडे को। अच्छा, ये बताइए, अभी वो शिवपाल जी को बना देते तो आप कहते ये अंधा बांटे रेवड़ी घरे घरा ना खाए, आप ये कहते? नहीं, तो आप क्या रावो लालजी वर्मा भी थे? नहीं, लालजी वर्मा मेरी बात, बड़े लीडर थे लालजी वर्मा। मेरी बात सुनिए, वरिष्ठता सूची कौन है? लालजी वर्मा जी आज क्या हो गए हैं? सांसद हो गए। उनको कैसे नेता पद? उस समय
हाँ, सांसदी के बाद ही तो हुआ हाँ। सर। दूसरी चीज, शिवपाल जी ने खुद कहा है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए। उनका ये कहना है, आप उसके बाद का उनका स्टेटमेंट सुनिए ना, कि मैं समाजवादी था, हूं और रहूंगा, अखिलेश का चाचा हूं और रहूंगा। आप इसे समझे, पार्टी में अभी बना देते अगर, तो फिर वही जो मैंने भी पहले एक कहावत के अंदर बाटे रेवड़ी घरे घरा ना खाए, आप ये आरोप लगाते। आज माता प्रसाद जी सबसे वरिष्ठ हमारे यहाँ है, उनको अगर बनाया गया तो आपको तकलीफ है। तो मतलब मैं आपकी तकलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं पक्ष की तकलीफ की बात कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष की तकलीफ की बात कर रहा हूँ। तो ये कभी संतुष्ट होने वाले नहीं ओम है। प्रकाश जी ने एक बड़ी चुटकी ली आप लोगों की। हाँ। उन्होंने कहा कि पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए, क्योंकि जब माता प्रसाद जी को बनाया गया। अच्छा ये बताइए, अगर वो मुझे बना देते तो आप कहते नहीं साहब ये तो मिश्रा डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। अरे सर, किसी न किसी के साथ तो सर में नेम लगा ही होगा। ओम प्रकाश जी ने, राजभर जी ने शायद कहा होगा। जी राजभर जी, अभी राजभर जी को कोई पद मिल गया, मंत्री बना दिया गया, तो हम क्या कहते हैं, राजभर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आरडीए है। अरे वो आरडीए नहीं, वो आरडीएक्स है। अच्छा, आने वाले 2027 के चुनाव में अभी से आप लोगों की क्या प्लानिंग है? देखिए, प्लानिंग ये है, हमें जनता के हित और जनता के मुद्दों पे लगातार समाजवादी पार्टी लड़ती आ रही थी। चाहे हम इलेक्शन जीत पा रहे थे या नहीं जीत पा रहे थे, चाहे वो लोकसभा की विजय हो, जो भी मुद्दा रहा हो, हम जनता के सरोकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन हमारे हैं, वो आपको सिर्फ हाँ और ना में ही जवाब देना है। ठीक है सर, ये बताइए कि इस समय समाजवादी पार्टी में पावर में कौन है, अखिलेश जी या डिम्पल जी? अखिलेश जी। चाचा और भतीजे में अच्छा नेतृत्व करता कौन है, शिवपाल जी या अखिलेश जी? आप हमको फंसा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि है अच्छे। अब आपका रैपिड फायर क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी को जिम्मेदारी दी तो वो अच्छा समझ के ही दी। मतलब किसको है तो बताइए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी आज देते हैं। तीसरा हमारा जो प्रश्न है आपसे, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर 2029 का लोकसभा चुनाव होता है और उसमें स्थिति बनती है कि आपका गठबंधन सत्ता में आता है, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे, अखिलेश जी को या राहुल जी को? मैं आपके सवाल छूटते मैंने कहा, मैंने तो आज की डेट में अगर सोचूंगा भी, सपने में भी सोचूंगा, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर मान लीजिए 2027 में आपकी सरकार आती है, तो उसमें आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे, डिम्पल जी को या अखिलेश जी को? राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अखिलेश जी को। आने वाले चुनाव में 2000 जो भी उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप ये क्या मानते हैं, अगर मान लीजिए पार्टी जीतती है अच्छे से, तो उसमें आप अखिलेश जी को श्रेय देंगे, और अगर हारती है तो किसको श्रेय देंगे? देखिए, ऐसा है, जीत एक आदमी के प्रयास से नहीं होती। विजन अखिलेश जी का है, पूरी पार्टी है। जीत के पूरा सेहरा बनेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार। एक अंतिम प्रश्न, पीडीए को लेकर के जिस प्रकार का वातावरण बना है, उससे आप समाजवादी पार्टी में आप एक अगले चेहरे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पीडीए करने से जो अगले समाज के लोग हैं वो छिटकेंगे? नहीं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और समाजवाद की बातें भी कर रहा हूँ, कोई छिटकने की बात नहीं है। जो शोषित है, उन्होंने क्या कहा, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े, जो भी शोषित है इस सरकार से, बीजेपी सरकार से, उन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तो क्या ब्राह्मण नहीं पीड़ित है? विनोद उपाध्याय का एनकाउंटर हो गया था, और भी बहुत से ऐसे केसेस हैं कि जहां देखने में ये है कि जो भी शोषित दिखेगा उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चलते चलते हम आपसे एक लास्ट अंतिम प्रश्न करेंगे। अंतिम प्रश्न ये है कि अयोध्या जो सीट जीते, उसके फिलहाल तो सभी कार्यकर्ताओं का कलेक्टिव परफॉर्मेंस होता है, लेकिन चूंकि आप वहां प्रभारी थे और अयोध्या की चर्चा इतनी जबरदस्त है कि अब लोकसभा में भी अवधेश प्रसाद राहुल जी के बगल में बैठते हैं, तो ऐसे में आप ये कुछ वहां का कोई ऐसा महत्वपूर्ण संस्करण बताएंगे हमारे दर्शकों को कि अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी जीते, उसके पीछे कारण क्या? अवधेश जी के जीतने का कारण उनकी सिंपल इमेज है, प्लस जनता के बीच में जो उनका जुड़ाव है। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला अपनी बच्ची के साथ मार्केट में कुछ खरीदारी कर रही थी, ये गाड़ी से उतरे थे किसी कार्यक्रम में जाने के लिए, वहां उस महिला से कहते हैं, बहन जी नमस्कार, मैं आपका सांसद। ये सिंप्लिसिटी जिताई है, बाकी और कोई फैक्टर काम नहीं किया। और आपको वहां क्या लगा कि लोगों ने जो वोट किया उन्हें, तो ये एक सिंपल सिटी के अलावा क्या अखिलेश जी का भी मैजिक चला या सिर्फ अवधेश प्रसाद जी का चला? अखिलेश जी तो ब्रांड इमेज है, अखिलेश जी विजन है, हम उस पर काम करते हैं। उस विजन के अंतर्गत हमें भी और अवधेश जी को सबको परफॉर्म करना है।
उनका विजन पीडीए था, उसके अंतर्गत रहते हुए अवधेश जी ने भी अपना कार्य किया, मैं किया, मैंने अपना जो सहयोग किया। मुद्दा ये है कि कार्य जो हमारा कैंडिडेट होता है उसकी इमेज और पार्टी की विजन दोनों मिलकर ही इलेक्शन जिताती है। तो हमारे जो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे अवधेश जी का साधारण चरित्र और सिंपल चरित्र, सरल चरित्र, साधारण ना कहकर सिंपल चरित्र, सरल चरित्र और अपनी पार्टी के विजन, दोनों ने मिलकर वहां की जीत दी और जनता ने उसको स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा नेता अभिषेक मिश्रा जी थे, बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। फिलहाल हमने बहुत लोगों से बहुत बातें की हैं, लेकिन हमारे शो पे आने के बाद जब पार्टी की बातें होती हैं तो लोग उस तरह अपनी बातों को नहीं रखते हैं। हम बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे अभिषेक मिश्रा जी को कि उन्होंने बिना समय गवाए हर प्रश्नों का उत्तर दिया है और एक युवा और MBA पास आउट और कई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बाद आज राजनीति के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन के लिए समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारा ये शो देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू।